इंग्लिश का पेपर तो हो गया है, अब साइंस की बारी है। तो जो हो गया उसे भूल जाओ, जो अच्छा गया खुश हो जाओ, दुखी अगर ठीक नहीं गया तो भी आप टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, रिलैक्स रहिए और अगले पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि जो होना था हो गया उस पेपर में, सो फॉरगेट इट, उसे भूल जाइए। अब अगले पेपर के लिए, साइंस के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आपने ये सोचा है कि 11th क्लास में आप साइंस लोगे और आपके साइंस में ही अच्छे नंबर नहीं आए तो आपको साइंस तो मिलने से रही, और अगर आपने आर्ट्स सोचा हुआ है तो भी कोई टेंशन नहीं है, साइंस में ज़्यादा नंबर आएंगे तो परेशानी ही क्या है। और अगर आपने कॉमर्स सोचा है तो कॉमर्स को अगर साइंस में अच्छे नंबर आएंगे तो परसेंटेज बढ़ेगी, तो साइंस मतलब कॉमर्स मिलने में आपकी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो हो गया उसे छोड़िए, सिर्फ फोकस सिर्फ एक चीज पे रखिए, किस तरीके से मैं साइंस में ज्यादा नंबर लेके आ पाऊं। तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना, पहले 20 एमसीक्यू आएंगे, अगर आपने एमसीक्यू ही अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे सर तो आपके एटलीस्ट 20 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, बाकी की बातें तो हम बाद में ही देखेंगे। ठीक है सर, तो मैं यहीं पे पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगा, पहले एमसीक्यू उसके बाद में जो बी और सी डी और केस स्टडी भी करवाऊंगा एक एक वीडियो में करके। तो आप जरा इसको देखिए और पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस 1.2 ओम। कहता है हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है सरकार, हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है 1/2 ओम के, कितने रेजिस्टेंस है 4, तो 4 लिखो, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है तो 4 लिख लिया। और आपको पता है ना ये रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं ये बोला नहीं है, लेकिन ये कहता है कि द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, याद रखिए उसने मेरे से मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करी है, और एक आपको बोलेगा नहीं कि ये रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, वो मेरे से ये कह रहा है कि ये रेजिस्टेंस में किसी भी तरीके से अरेंज करो लेकिन मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे दो। तो आपको करना क्या है, तो अगर कभी भी आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है ना तो आप उसे अरेंज करेंगे सीरीज में। किस में अरेंज करेंगे सर, सीरीज में। और अगर आपको कभी मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना है तो आप उसे किस में अरेंज करेंगे, उसे अरेंज करेंगे पैरेलल में। तो अगर कभी भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास ऐसे रेजिस्टेंस दे रखा हो, वो कहता है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकाल दो, तो कुछ मत कीजिए, उसे सीरीज में ऐड कर दीजिए। और अगर कहे उन्हीं रेजिस्टेंस का मिनिमम निकाल दो तो उसे पैरेलल में ऐड कर दीजिए। तो सीरीज में आपको पता है ना, सीरीज में आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट या आर टोटल निकालने के लिए R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4, और पैरेलल में निकालने के लिए 1 में R इक्विवेलेंट इक्वल टू में 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3, ऐसे जितने भी होंगे वैसे लिख देना है। पैरेलल में 1/2, सीरीज में ऐसे डायरेक्ट। तो मेरे पास कितने रेजिस्टेंस दे रखे, उसने 4 रेजिस्टेंस दे रखे, तो देखिए मैंने 4 रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया। किस में ऐड कर दिया सर, सीरीज में ऐड किया हुआ है, क्योंकि उसने मुझे मैक्सिमम बोला था। तो आपको पता है सीरीज में ऐड करेंगे तो मैक्सिमम यही ऐड होगा। तो जैसे ही ऐड करेंगे आपको पता है ना कि अगर कभी नीचे वाले नंबर सेम हो तो यहाँ पे 1 ही 2 आएगा और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देते हैं। तो नीचे वाले नंबर सेम तो 2 ही, या इन दोनों का, इन चारों का एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा, और ऊपर वाले नंबर को ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर विल बी 2 ओम। 2 ओम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप 4 रेजिस्टेंस, जिसका एक रेजिस्टेंस 1/2 है, ऐसे 4 रेजिस्टेंस को अगर आप ऐड करोगे सीरीज में तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अगला सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कहता है कि उसने ये कहा है हाउ मेनी पेयर ऑफ contrasting character of P were selected by the Mendel for cross fertilization। आपको ये पूछ रहा है कि मेंडल ने कितने पेयर ऑफ को कंट्रास्टिंग मतलब अलग अलग कितने पेयर पी के लिए हुए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। पी मतलब पीना नहीं सर, पी मतलब मटर, गलत बात करते हो यार, पी मतलब मटर। तो मटर के जो दाने पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कितने कैरेक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो द करेक्ट आंसर इज 5 नहीं रे, 12 नहीं रे, 6 नहीं रे, 7। कितना याद रखना है,
7। कितना सर? 7 कैसे याद रखेंगे? दिन कितने हैं हफ्ते में? 7, इसीलिए हो जाएगा 7। ठीक है, 7 याद रखना। 7 कैरेक्टर उन्होंने लिए थे। पी मेटर के जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, अलग अलग थे, उसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया था। किसने? मेंडल ने। बोलो हाँ। अगला सवाल ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, उसने ये कहा हुआ है, कहता है द एक्सपेरिमेंट टू शो द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन the small test tube of KOH solution is suspended inside the conical flask to observe। कहता है अगर यहाँ पे कोई एक बक्सा रखा हुआ है और इस बक्से में अगर कोई पेड़ रखा हुआ है, मान लीजिए ये कोई गमला है, एक बक्सा है, इस गमले में अगर कोई पेड़ रखा हुआ है, मान लीजिए ये कोई फूल है, तो अगर किसी एक बक्से में, एक गमले में कोई फूल रखा गया है और ये बक्सा पूरी तरीके से क्लोज्ड है, तो हम यहाँ पे हमेशा एक चाइना डिश में यहाँ पे हम क्या रख देते हैं बाबूजी? यहाँ पे रखते हैं KOH। बोल हाँ, क्या रखते हैं? KOH। हम बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये डब्बा तो क्लोज है। जब ये पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा तो ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रहेगी, लेकिन ये कार्बन ऑक्साइड से भर ना जाए क्योंकि डब्बा पूरी तरीके से क्लोज है, इसीलिए हम इसी बक्से में डाल देते हैं KOH, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को ये KOH क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। बोल हाँ, ठीक है ना सर? क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। तो ये क्या करता है? KOH उसे ऑब्जॉर्ब करता है, टू ऑब्जॉर्ब। उसने इसी क्वेश्चन में यही बोला है कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक पौधे से रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान, उसी में हम रखते हैं KOH सॉल्यूशन रख देते हैं इस बक्से में। तो ये KOH जो होता है वो किस चीज को ऑब्जॉर्ब करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन नहीं ऑब्जॉर्ब करेगा, एयर नहीं, मॉइस्चर को नहीं। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द फ्लास्क, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द फ्लास्क रिलीज्ड बाय द सीड्स। सीड के दौरान जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी उसे कौन ऑब्जॉर्व कर लेगा बाबूजी? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, याद करके जाना है। ठीक है सर, याद रखिए। पता चल रहा ना आपको KOH का धंधा क्या है? व्हाट इज द धंधा ऑफ KOH? KOH का धंधा यही है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। किसको सोख लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। ठीक है ना सर? आप भी किसी को एक दिन सोख जाओगे। बोलो हाँ। अगला सवाल ये रहा, जरा देखते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए और जान लीजिए, एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। बोल हाँ। सर गलत नहीं समझना, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है जरा समझिए। ये हो गया मेरा राइट हैंड और ये हो गया मेरा थंब। तो राइट हैंड थंब रूल ने ये कहा कि अगर किसी वायर में ये थंब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता, मान ले ये वायर है और इस डायरेक्शन में जिधर मेरा रिमोट है, इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो होता हुआ जा रहा है, इस डायरेक्शन में अगर कोई करंट फ्लो होता हुआ जा रहा है, तो ये जो उंगलियां हैं हाथ की, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड को। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये रहा मेरा हाथ, अंगूठा डायरेक्शन ऑफ अ करंट को रिप्रेजेंट करेगा, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को। देखना तुझे बंद कर दूंगा हाथ में। तो आप समझिए जरा सर, तो इसने ये कहा हुआ है उंगलियां अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी तो कहता है अ कांस्टेंट करंट फ्लो इन अ हॉरिजॉन्टल वायर। एक हॉरिजॉन्टल वायर में कोई करंट फ्लो कर रहा है इन द प्लेन ऑफ अ पेपर। ठीक है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए ईस्ट से वेस्ट की तरफ कोई एक करंट फ्लो कर रहा है, एज सोन इन अ फिगर। द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, कहता है डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ। और कहता है डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ टू साउथ। देखो ना, ये रहा करंट इधर फ्लो हो रहा, देख मैंने हाथ अंगूठा लगा दिया, करंट इधर फ्लो होगा, अंगूठा इधर लगा दिया ना, तो अब देख मेरा उंगलियां कहाँ जा रही? पैनल में जाएंगी। मेरी उंगलियां कहाँ जाएगी? पैनल में जाएंगी। तो पैनल में जाएंगी, फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, इसी तरीके से घूमेगी। तो अगर ये पैनल ना होता और ये अंगूठा होता तो देखना ऐसे उंगलियां नीचे से ऊपर आती कि नहीं, उंगलियां नीचे से ऊपर आती कि नहीं। मान लो ये पैनल देखो, उंगलियां नीचे से ऊपर आएंगे कि नहीं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर ये वायर होगा तो वायर के नीचे जाएगी, रिमोट है तो मैग्नेटिक फील्ड रिमोट के नीचे, रिमोट है तो मैग्नेटिक फील्ड रिमोट के नीचे। तो आपको यही ध्यान में रखना। उसने कहा देख इधर से इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो इधर से इधर करंट फ्लो हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाएगी। तो कहाँ जाएगी? पहला कहता है डायरेक्टली बिलो द करंट वायर। हाँ सर ठीक है, क्योंकि वायर के नीचे ही तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से निकल के फिर ऊपर, नीचे से निकल के फिर ऐसे गोल गोल घूमेगी। हाँ या ना?
ठीक है सरकार, ये याद रख, डायरेक्टली बिलो द वायर के, ठीक है, जाएगी, डायरेक्टली अबव द वायर नहीं होगी, डायरेक्टली बिलो द वायर, ऊपर नीचे से निकल के ऊपर जाएगी, याद रखिए, नॉर्थ टू साउथ में, ठीक है, तो बोला है ना नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है, याद रखें। अगला सवाल चले, याद रखिए, नेक्स्ट है राइट हैंड थंब रूल था ये। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग में माहौल सेट है, मैच द फॉलोइंग जब भी आ जाना माहौल सेट करना, एक चीज आता रहे जिंदगी बन जाएगी सर, तुम जो है जिंदगी में बात बन गई। देखना सरकार कहता है मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स, करेक्ट रिस्पॉन्स से आपको मैच करना है, तो कैसे करेंगे, हमेशा याद रख लेने मेरे दोस्त, जो भी मेटल होता है कभी भी अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमेशा बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। कैसा ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। कैसा ऑक्साइड, बेसिक। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे कैसा, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। उल्टा नॉन मेटल कैसा ऑक्साइड फॉर्म करेगा, नॉन मेटल कैसा ऑक्साइड फॉर्म करेगा सर, नॉन मेटल फॉर्म करेगा एसिडिक ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड फॉर्म करेगा, नॉन मेटल, एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल फॉर्म करेगा। तो मेटल, अभी मैंने आपको बताया सर जो मेटल होते हैं वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बेसिक मतलब OH वाले, और नॉन मेटल एसिडिक वाले। तो बस अगर आपको मेटल का याद हो गया ना बेसिक ऑक्साइड, तो फर्स्ट का डी, देखो फर्स्ट का डी, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी गलत, फर्स्ट का सी गलत, फर्स्ट का ए गलत, फर्स्ट का डी करेक्ट ऑप्शन। आपको साइंस सिर्फ एक देखना, जो एक सही मिल गया बाकी छोड़ दो, अपनी दुनियादारी से क्या लेना देना, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं मेटल बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। और जो एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक बोथ फॉर्म करते हैं। एम्फोटेरिक याद रखिए, एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर शो करता है, दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। इसीलिए ये एसिडिक ऑक्साइड भी फॉर्म करेगा और बेसिक ऑक्साइड भी फॉर्म करेगा, दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। और जो सॉल्ट होता है, साल्ट नहीं रे, सॉल्ट, जो सॉल्ट होता है वो क्या, कैसा फॉर्म करता है, न्यूट्रल। सॉल्ट कैसा फॉर्म करेगा सर, न्यूट्रल फॉर्म करता है। कैसा फॉर्म करता है, इट्स अ न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल सर, गलत बात नहीं करना। न्यूट्रल, न्यूट्रल बोले तो सॉल्ट, कैसे सॉल्ट, सॉल्ट कैसा फॉर्म करेगा सर, न्यूट्रल, ठीक है सर। अगला सवाल ये रहा, फर्स्ट ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसकी PDF यहीं पे मिलेगी, आपको लिंक में जाके देख लेना आप। कहता है सबस्टांस X इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है सरकार। एल्डिहाइड तो आपको पता है ना, CHO, CHO को अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे, आपको पता है ना ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, O2 के साथ रिएक्शन करवा दो। कहता है व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द सबस्टांस फॉर्म ऑन द लिटमस पेपर। ओ भाई साहब, कहता है कि पहले इन दोनों को रिएक्शन करवाओ, क्या बनेगा, याद रख लो। अगर कभी आप इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं ना तो COH बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कब, अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब एक चीज देखो, एक ट्रिक याद रखो, ट्रिक याद करना क्या है, ABR और BRB। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें क्या डालें, एसिड में बेस डालें तो लिटमस पेपर रेड होगा या ब्लू होगा, या लिटमस पेपर पे बेस डालें तो वो रेड ब्लू होगा। बहुत पंचायत रहती है इसमें। एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुन ले, आंखें खोल। एक चीज याद रखो, आप एक शब्द याद रखो ABR और दूसरा याद रखो BRB। क्या मतलब है जरा समझो। ए का मतलब होता है यहाँ पे, ए का मतलब होता है यहाँ पे एसिड। ए का मतलब क्या है यहाँ पे, एसिड है। उसने कहा अगर आप एसिड को लिटमस पेपर पे डालोगे, एसिड को किस पे डालो, लिटमस पेपर पे डालोगे, तो वो लिटमस पेपर को ब्लू से क्या कर देगा, रेड कर देगा। लिटमस पेपर को ब्लू से क्या कर देगा, रेड। कब क्या डालोगे, एसिड, एसिड किस पे डालोगे, लिटमस पेपर पे डालोगे। अगर आप एसिड को लिटमस पेपर पे डालोगे तो वो ब्लू को क्या कर देगा बाबूजी, रेड कर देगा। दूसरी बात, अगर आप कभी बेस को लिटमस पेपर पे डाल दो, देखो ना BRB का मतलब क्या हुआ, अगर बेस को लिटमस पेपर पे डालोगे तो उसका धंधा क्या है, वो रेड को ब्लू कर देगा। कौन रेड को ब्लू करेगा, बेस रेड को ब्लू कर देगा, ठीक है सर। तो आपको याद रखना ABR बोले तो एसिड बेस को रेड करता है, एसिड ब्लू से रेड कर देता है लिटमस पेपर को, और बेस को अगर आप लिटमस पेपर पे डालोगे तब वो रेड से ब्लू कर देता है, ठीक है। ABR बस यही है, ABR
एसिड लिटमस पेपर को ब्लू से रेड करेगा। बीआरबी 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 बोले तो बेस लिटमस पेपर से लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर देगा। बस अब देखो उसने क्या रखा है कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करवा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब यार कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर तुम एसिड को लिटमस पेपर पे डालेगा, ये रहा लिटमस पेपर, एसिड को लिटमस पेपर पे डालोगे तो क्या होगा, एसिड को लिटमस पेपर पे हम डालेंगे तो ब्लू टू रेड हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। ये रहा, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना। बीआरबी बोले तो बेस डालोगे तो वो बेस लिटमस पेपर पे डालोगे तो रेड को ब्लू करेगा, एसिड लिटमस पेपर पे डालोगे तो ब्लू को रेड कर देगा। अगला सवाल, ठीक है, कहता है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। एक चीज याद रखिए, पहला कहता है, देखिए इसे, द पीएच ऑफ अ रेन वाटर इज नियरली 7। हाँ सर, जो रेन वाटर का पीएच होता है नियरली 7 होता है, एकदम सत्य। द पीएच ऑफ अ एसिड रेन, एकदम ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, एसिड रेन का पीएच क्या होता है 5.6, 5 और 6 5.6 विल बी द करेक्ट। 56, 5 और 6 दिन बारिश होती ना लगातार, तो उससे तो याद रखियो 5-6 दिन बारिश हुई थी यार। तो रेन वाटर, एसिड रेन वाटर 5 और 6, 5.6। अगला है प्लांट्स ग्रो वेल इन न्यूट्रल सॉइल। हाँ याद रखना सर, अगर सॉइल एसिडिक है या बेसिक है तो अच्छे से ग्रो नहीं करते, अगर न्यूट्रल सॉइल है तो मस्ती से ग्रो करते हैं। कौन? प्लांट। तो प्लांट ग्रो इन अ नेचुरल सॉइल। ठीक है, तो जो प्लांट ग्रो करते हैं ना वो नेचुरल सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, और वो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग चीज चाहिए होती है। कुछ फसलें एसिड पसंद करती है, कुछ फसलें बेस पसंद करती हैं, पर जो नॉर्मली प्लांट है वो तो नेचुरल सॉइल में ही ग्रो मस्ती से करते हैं। अगला है द पीएच ऑफ, ये भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट, डी भी, ये गलत हो जाएगा। द पीएच ऑफ अ स्टमक इज अप्रोक्सीमेटली 4.5। वो कहता है जो स्टमक का पीएच होता है वो 4.5 होता है। आपको पता ना बाबूजी, एक होती है पीएच स्केल, बोलो हाँ, ये होता है 7 जो होता है न्यूट्रल, एक होता है 14 जो होता है मैक्सिमम, एक होता है 0 जो होता है मिनिमम। 0 से 7 को एसिड बोलते हैं, 0 से 14 को बेस बोलते हैं, हाँ या ना। अब कहता है, अब मान लीजिए किसी ने चिकन मटन मुर्गा गाय भैंस बकरा मादी कुछ भी कोई है, आप ऐसे समझिए किसी ने कुछ खा लिया, यानी बड़ी ईटन समथिंग। अगर उसने मुर्गा खींच दिया है तो मुर्गे को टांग को पचने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, अंदर चक्की तो लगी नहीं, मशीन तो लगी नहीं, तो पचेगा कैसे? ध्यान से सुन, हमारा जो स्टमक है ना वो बहुत तगड़ा एसिड रिलीज करता है, उसे बोलते हैं HCl। तो HCl अगर वो ज्यादा एसिडिक रहेगा तभी वो चिकन को पचा पाएगा, वरना कब्ज हो जाएगी और सुबह बाथरूम में तकलीफ होगी। ठीक है सर, फिर कुछ और खा पी के जाते हैं लोग, कुछ लोग तो बीड़ी पीते हैं। ए हरे कृष्णा, ये समझिए जरा। कहता है द पीएच ऑफ अ स्टमक इज अप्रोक्सीमेटली 4.5। सर ये गलत बात है, इसका अप्रोक्सीमेटली 4.5 नहीं होगा, इसका तो 1.5 के करीब हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1 पॉइंट समथिंग होता है पीएच ऑफ अ स्टमक, तभी तो खाना पचेगा, अदरवाइज पचेगा कैसे सर? 4.5 रहेगा तो मतलब बहुत कम एसिडिक है, इतने में नहीं पचेगा। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यही स्टेटमेंट गलत है और गलत ही मेरे से पूछी थी, हाँ या ना। बाकी याद कर ले भाई, नेचुरल सॉइल में एसिड रेन का 5.6 और रेन वाटर का तो आपको पता साथ में। एसिड रेन आता है 4.6, कई बार आ चुका है। जरा इसमें देखिए, कहता है in human females an event that reflect the offset of a reproductive phase। कहता है कि महिलाओं में ऐसी कौन सी अवस्था आती है, ऐसा कौन सा टाइम आता है कि जब हमें पता चलता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने ऑफ स्प्रिंग को ला सकते हैं। ठीक है, वो रिप्रोड्यूस मतलब बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा कब हमें पता चलेगा कि कोई भी महिला किसी बच्चे को पैदा कर सकती है? तो ऑप्शन देखिए, कहता है पहला कहता है ग्रोथ ऑफ द बेबी, मेंस्ट्रुएशन और चेंज इन अ हेयर पैटर्न और चेंज इन अ वॉइस। समझिए सरकार, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मान लीजिए कहता है कि किसी की बॉडी की ग्रोथ से हमें पता चलेगा कि ये कोई भी महिला वो बेबी प्रोड्यूस कर सकती। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। मान लीजिए कोई बचपन में खा पी के मस्त तंदुरुस्त हो गई कोई लड़की, इससे थोड़ी ना पता चलेगा कि वो बच्चे पैदा कर सकती है। ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। अगला है चेंज इन अ हेयर पैटर्न। अरे भाई, किसी के बाल अच्छे हैं उससे थोड़ी ना पता चलेगा कि वो बेबी प्रोड्यूस करेगी। ना रे सुरेश, किसी के बाल ही नहीं है मान ले, तो क्या बच्चे पैदा नहीं कर सकती? ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा।
अगला है चेंज इन अ वॉइस। अगर किसी की आवाज में चेंज होने से कोई बच्चा पैदा नहीं करता सर, कैसी बातें कर रहे हो यार, बहक गए हो तुम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर किसी महिला में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो गया है, इसका मतलब ये है कि उसकी ओवरी ने अंडे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं। अगर अंडे को स्पर्म मिल गया तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा और वो महिला बेबी प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। याद रख लो सर, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन ही एक ऐसा फेज है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि जो भी महिला है वो बेबी प्रोड्यूस कर सकती है। सुन रहा है ना तू? अगला सवाल सर ये याद रखे, तो यही है, तो उन्होंने यही बोला है, इन फीमेल्स एन इवेंट रिफ्लेक्ट दैट ऑफ वन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेजेस, कि किसी का रिप्रोडक्टिव फेज कब हो जाएगा? जब उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाएगी। हाँ या ना? अगला सवाल ये रहा, जरा देख लो। कहता है 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, एक PQRS, पहले PQRS है ना, इसका पीएच बोल। इसका एक का पीएच है 2, अगले का है 7, अगले का है 9, अगले का है 13। कहता है विच सॉल्यूशन विल टर्न फिनोप्थलीन पिंक। पिंक पिंक देखो याद रख ले, फिनोप्थलीन देखो, एक ना जैसे लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि कोई एसिड है कि बेस, वैसे फिनोप्थलीन भी एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि कोई एसिड है या फिर बेस, क्योंकि बेबी को गलत बात, ठीक है सरकार। तो फिनोप्थलीन क्या है? एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि कोई चीज एसिड है या बेस। तो याद रख ले, फिनोप्थलीन के लिए क्या याद रखेंगे सर? याद रखना है कि अगर कभी भी आपने फिनोप्थलीन में क्या मिला दिया? बेस मिला दिया। मेरे पीछे बोल, अगर कभी भी फिनोप्थलीन में, फिनोप्थलीन सर एक केमिकल होता है जो कलरलेस होता है, जो ये बताता है कि कोई चीज एसिड है या बेस। अगर आपने कभी फिनोप्थलीन में बेस मिला दिया तो उसका कलर वही हो जाएगा जो कलर लड़कियों को पसंद है। सुन रहा है ना तू? पिंक लाइन, पिंक टॉयलेट, पिंक पिंक सर, पिंकी नहीं सर, पिंक। खत्म। कोई पिंकी तो नहीं देख रहा भाऊजी आप, ठीक है। तो अगर कभी भी आप फिनोप्थलीन में बेस मिला देंगे तो वो पिंकी हो जाएगी, पिंकी बोले तो पिंक हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या मिलाना भाऊजी? फिनोप्थलीन में क्या मिला दो? बेस, कैसा बन जाता है? पिंक। तो उसने यही कहा कि अगर आप PQRS को फिनोप्थलीन में डालोगे तो फिनोप्थलीन पिंक कब होगा? तो पिंक वही करेगा फिनोप्थलीन को जो खुद बेस होगा, क्योंकि बेस को डालने पे, बेस में डालने पे फिनोप्थलीन को वो पिंक होता है। तो बाबूजी इसमें बेस कौन सा है? आपको पता है 7 होता है न्यूट्रल, ये होता है 0, 0 से 7 होता है एसिड, और 7 से 14 होता है बेस। तो याद रख लो। तो फिर इसको करेगा कौन? बेस कौन है सर? ये रहा ना, ये एक बेस है, Sb एक बेस है। तो यही दोनों को, अगर मैं इन दोनों बेस को फिनोप्थलीन में डालूंगा तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। तो R and S will be the correct option। पहला ऑप्शन ये रहा, R and S will be correct option। फिनोप्थलीन में बेस डालेगा तो पिंक होता है, याद रख ले। अगला सवाल ये रहा तेरे लिए। एक बार इस डायग्राम को देखिए जरा। अगर इस डायग्राम को देखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है ना सर, ये 8th क्लास के भी पेपर में आता है, 9th के में भी आता है, 10th में भी आता है, और हर बार ही आता है, और यही आता है। तो आप इसे एक बार देखिए और याद कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, इसके बारे में सबको पता होना जरूरी है, चाहे पढ़ा लिखा, छोटा बड़ा बुढ़ा कोई भी हो, तभी अवेयरनेस आएगी समाज में। एक बार देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल ये कहता है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब समझिए सर, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। पहले डायग्राम को देखिए, एक एक चीज बताता हूं सर। दिस इज कॉल्ड द ओवरी, यहाँ पे इसे ये सर होता है ओवरी। ओवरी का क्या काम होता है सरकार? जो हमारी मदर या सिस्टर्स होती हैं, तो जब वो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है तो इसी ओवरी से एग प्रोड्यूस होते हैं। तो ओवरी प्रोड्यूस एग प्रोड्यूस करते हैं ओवरी से, ठीक है। और यही एग इधर से ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन यहाँ पे सर एक साइट होती है बी, इसे कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, या फिर इसे कहते हैं ओबीडक्ट। इसे क्या कहते हैं? ओबीडक्ट। ओबीडक्ट में क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ओबीडक्ट का दूसरा नाम फेलोपियन ट्यूब है। यहाँ पे होता क्या, ध्यान से समझिए। जो स्पर्म होता है, जो फादर लोग होते हैं जब स्पर्म देते हैं, तो जब स्पर्म और
एग, क्योंकि यहां से एग निकला था और फादर लोग स्पर्म देते हैं, तो स्पर्म और एग कहां पे मिलते हैं सरकार? ओविडक्ट में। और स्पर्म और एग के मिलने को ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ओवरी में क्या हो जाता है सरकार? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन बोले तो स्पर्म प्लस एग का मिलन होता है। बोलो हाँ। स्पर्म और एग मिले ना, तब तुम लोग यहाँ मुझे देख रहे हो और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सुन रहा है ना तू। जितने लोग भी वीडियो को देखेंगे आप कुछ और नहीं, आप स्पर्म और एग ही हो। अगला सवाल ये रहा, कहता है ए पार्ट क्या है बाबूजी? ये देख रहे हो, डार्क डार्क थिक थिक। सर ये इसे हम बोलते हैं यूट्रस। इसे क्या बोलते हैं? यूट्रस। इसे क्या बोलते हैं सरकार? यूट्रस। तो यूट्रस जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवम बनता है, फिर जायगोट बनता है, फिर वही जायगोट धीरे धीरे बड़ा बड़ा होते हुए किसका शेप लेता है? फीटस बनता है। फिर फीटस से क्या बन जाता है? बेबी बन के बाहर आते हैं। तो जो बेबी की पूरी ग्रोथ है, बेबी की पूरी ग्रोथ सर यहीं पे होती है। तो इसी चीज को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब जहां पे किसी बीज को लगा दिया, बड़ा कहां पे होगा? तो यहाँ पे तो बीज बन गया है, इधर तो बीज बन गया, ये बीज अब यहाँ पे धीरे धीरे बड़ा होगा और इसी साइड को बोलते हैं यूट्रस। इसी साइड को बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस में ही बेबी की ग्रोथ होती है, इसी को बोलते हैं साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। याद रख ले। और यहाँ पे सर एक बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी पूछा है डी पार्ट क्या होता है? डी पार्ट को बोलते हैं वजाइना। डी पार्ट को बोलते हैं वजाइना। ठीक है सरकार। वजाइना का क्या काम होता है? वजाइना का काम होता है यूरिनेशन पास करना। वजाइना का काम क्या है? यूरिनेशन पास करना। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आएगा आएगा आएगा, जरूर आएगा। हर एक चीज इसके बारे में जान के रखो, समझ के रखो, पेपर में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है सरकार। तो मैंने आपको चारों पार्ट के नाम बता दिए हैं। अब देखो, इसे बोलते हैं यूट्रस, इसे बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, और इसे बोलते हैं ओवरी। ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया था, इसे बोलते हैं वजाइना। हाँ या ना? ठीक है सरकार। तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या? अब बोलेगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब, साइट ऑफ एग प्रोड्यूसिंग ओवरी ओवरी ओवरी, यूरिनेशन पासिंग कॉल्ड वजाइना। अगला सवाल ये रहा, वो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो यूट्रस था ना, यूट्रस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को। सर दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए रहा इसका। अगला सवाल सर इधर देखो, आपने कभी ऐसा देखा है क्या? सर ये क्या है? सर दो सांप नाग ऐसे कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं सोच, कैसे क्या क्या सोचते रहते हो यार इसे। सर ये है हाउ आर द टू स्ट्रैंड्स इन अ डीएनए। सर ये किसकी शेप होती है? डीएनए की शेप होती है। ऐसे ही डीएनए की शेप होती है मेरे दोस्त। दिस इज द शेप ऑफ अ डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर। कहता है कि एक ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, एक ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल आपस में किस तरीके से मिलके रहते हैं? ये जो दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल्स है ना, आपस में किस तरीके से मिलके रहते हैं, ये हमें बताना है। तो जरा सोच के देखिए, ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में किस तरीके से मिलके रहते हैं? कौन से बॉन्ड के जरिए? पहला है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड वो होता है जब दो लोग आपस में शेयरिंग करते हैं। जब दो लोग आपस में शेयरिंग, मान लीजिए किसी दो लोग हैं आपस में शेयरिंग करके जिंदगी गुजार रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अगला है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज लाइक अ शादी। भाई साहब सारा माई बाप पति बन के बैठा, पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जिसमें शेयरिंग नहीं चलती, एक मालिक है दूसरा गुलाम है। मींस इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक ही बंदे के ऊपर हो जाता है। बी का इलेक्ट्रॉन भी कौन लेके बैठ जाएगा? ए का इलेक्ट्रॉन भी कौन लेके बैठ जाएगा? बी लेके बैठ जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड होता है ट्रांसफर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। अगला है हाइड्रोजन बॉन्ड। सर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत सिंपल होता है, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ता है। ठीक है सर, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये आप याद रख लीजिए कि जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में, ये इस तरीके से जो जुड़े होते हैं सरकार, ये जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से बाबूजी? हाइड्रोजन। कौन से बॉन्ड से बाबूजी? हाइड्रोजन। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डीएनए मॉलिक्यूल इज कनेक्टेड विद द हाइड्रोजन। ठीक है सरकार, डी तो वैसे भी गलत है। अगला सवाल ये रहा, जरा बोर्ड पे देख लीजिए। कहता है यहाँ पे कुछ दिया हुआ। सर आप लोगों को पता है ना, जरा मैं एक चीज बताता हूँ, ये कुछ है ऐसा। ओहो छोटा बन गया सर, आप इसको देखें जरा, इसको देख के बता सकते हैं?
ये मैंने 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, ये किसमें है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं बाबूजी? लेकिन जरा इस अरेंजमेंट को देख के कोई मुझे बता सकता है कि ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? एक बार देख के बता दीजिए सर, क्या कोई मुझे ये बताएगा कि ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, सीरीज या पैरेलल? तो हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए ये सीरीज होता है और इसे हम बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल नहीं रे राम बाबू, पैरेलल। सुन रहा है ना तू? एक बार सर आंखों में देखिए मेरी, तो इसे कहते हैं सीरीज और इसे कहते हैं पपाया नहीं पैरेलल, पपाया नहीं पैरेलल। तो जरा इसको निगाहें खोलिए और ध्यान से देखिए और मोहब्बत कीजिए, किससे किसी से भी करो। जरा इसको देखिए सर, अगर बे यार इसको देखिए जरा, अगर जब आप इसे देखेंगे ना, ए वाले को, ए वाले डायग्राम को देखेंगे ना, तो पहला ऐसा दिया हुआ है, फिर ये कनेक्ट कर दिया है, फिर यहां से निकल के इस पे जा रहा है, फिर इधर है। और बी वाले को देखिए, बी वाले में ऐसे कनेक्टेड है और ये ऐसे कनेक्टेड है। तो आपको साफ पता चल रहा है, कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है ना बी वाला। बी वाला किसमें कनेक्टेड है सर? पैरेलल में कनेक्टेड है। जब दो लाइन कनेक्टेड है पैरेलल में, और देखिए पहले इसमें से करंट इसमें आएगा, फिर इसमें से इसमें चला जाएगा, तो ये किसमें कनेक्टेड हो जाएगा सर? सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, जरा मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूं। एक बार आप देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे होगा। ठीक है सर, इधर देख लीजिए। ओके सर, इसको जूम करूं? ओह नॉट पॉसिबल ब्रो। ठीक है, तो ए अगर आप देख लेंगे तो इसमें हो जाएगा ए मतलब होगा सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा, और बी किस में कनेक्टेड है? साफ दिख रहा है सर, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड, ऐसे कनेक्टेड है, इसे हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है सर, पैरेलल। तो क्या कहता है, देन इंसर्ट एक्स एट एक्स वाई इनटू द मेजरिंग सर्किट बिलो। ठीक है, ओके। व्हाट कैन बी से दैट, हम इसके अब हम क्या कहते हैं कि एक्स वाई, देखिए यहाँ पे ना एक्स वाई कहता है इन दोनों को कनेक्ट कर दो। तो क्या होगा, क्या कहता है, बोथ स्टूडेंट विल डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज। नहीं सर, पहले का सीरीज में है, दूसरे का पैरेलल में है, तो दोनों सीरीज में क्यों डिटरमाइन करेंगे? गलत कहता है। स्टूडेंट ए डिटरमाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, कहता है ए सीरीज को डिटरमाइन करेगा, while the student B determine the equivalent resistance of a parallel। हाँ करेक्ट है, तो B पैरेलल को डिटरमाइन करे। करेक्ट सर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, कि A सीरीज को डिटरमाइन करेगा, B पैरेलल को डिटरमाइन करेगा। ठीक है सर, यही स्टेटमेंट दे रखी थी। और तो ये कहता है सी में कहता है बोथ स्टूडेंट विल डिटरमाइन द इक्विवेलेंट पैरेलल, बोथ पैरेलल है, ए स्टूडेंट विल डिटरमाइन द इक्विवेलेंट। एक पैरेलल में तो जाएगा ही नहीं यार, कैसी बातें करते हो सर। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपकी आंखों में, कहता है द फोकल, आपको पता है द फोकल लेंथ, कहता है द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 12.5 इज 12.5, अच्छा 12.5 सेंटीमीटर होगा। हाँ, इससे कुछ मिस्टेक किया है, क्या है ये? 12.51 इज सेंटीमीटर। ओके, इफ द सर याद रख लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे, कितना ऐसे सवाल फर्जी सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा होता है 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा होता है 2f। f बोले तो फोकल लेंथ, r बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस कितना दे रखा है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, मुझे फोकल लेंथ दे रखी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने 2 × में देखिए ना, ये दे रखा फोकल लेंथ 12.5, तो f की जगह 12.5 पुट कर दूंगा, तो बस यही आ जाएगा। r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 मल्टीप्लाई करूंगा सेंटीमीटर, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, याद रखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कहता है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? याद रखना आपको, मैनी कंपाउंड्स कंटेनिंग सल्फर एंड यूज्ड एज, हाँ सब बहुत करेक्ट बात है। बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर आप सल्फर देखेंगे, और सल्फर का यूज हम दवाई के लिए करते हैं। ठीक है सरकार, दवाई का यूज तो दारू का भी करते हैं, पर कम मात्रा में। ये नहीं कि आप पिए जा रहे हैं तब दवाई नहीं है सर, मत पिए, कम पिए। तो सल्फर होता है, कंटेन करता है, जिसमें दवाई का यूज करते हैं। अगला है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन कंटेन 3% to 5% आयरन। ठीक सर, ये आपको फैक्ट है दोनों, इसको में याद करना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और दोनों बातें तथागत सत्य हैं सरकार। तो सल्फर बहुत सारे प्रोडक्ट में होता है और उसका यूज किया जाता है दवाई बनाने के लिए,
कास्ट आयरन में 3 से 5% का कार्बन होता है। ठीक है सर, कास्ट आयरन में 3 से 5% का कार्बन होता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इट्स ट्रू सर, नॉट ट्रू। याद रहेगा सर। अगला सवाल ये रहा, जरा आंखों में देख लीजिए। कहता है विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहता है फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप क्या है। बहुत अच्छे से समझ के जाइए। फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप होता है कि जब धूप पत्तियों पे पड़ी ना, अभी स्टेप शुरू नहीं हुआ, जब धूप पत्तियों पे पड़ेगी तो कुछ होगा। क्या होगा जरा देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप होता है सर, एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं। एटीपी तो नहीं हो सकता, क्योंकि एटीपी हुआ इसका मतलब एनर्जी बन गई। पहले स्टेप में एनर्जी बन जाएगी, ऐसे हो ही नहीं सकता। एनर्जी बनाना तो हमारा लास्ट का स्टेप हो सकता है। अभी तो धूप मिली तुरंत एनर्जी नहीं बनेगी। अब देखते हैं दूसरा है, जैसे ही धूप मिलेगी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ क्लोरोफिल। आपको याद होगा ना, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल ही होता है जो खाना बनाने में मदद करता है। तो जैसे ही धूप पत्तियों पे पड़ेगी, जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन है वो काम करना शुरू करेंगे। जैसे आपके घर में खाना बनाने वाला कोई आ रहा है, जब वो घर में आएगा तभी तो खाना बनाएगा ना। वो घर में आया नहीं, आप बोल रहे हो खाना बन गया है। नहीं सर, पहले घर में आएगा, फिर सामान वामान साइड करेगा, फिर खाना बनाना शुरू करेगा। तो वैसे ही जैसे पत्ती पे धूप पड़ेगी, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन एक्टिव होंगे। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप। तो बी विल बी द करेक्ट। फर्स्ट स्टेप ये होता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है सरकार। आयनाइजेशन ऑफ वाटर सर ये नहीं होता। अटैचमेंट सर ये तो बाद के स्टेप्स हैं। बी विल बी द करेक्ट नहीं होता सर, इट्स कॉल्ड करेक्ट। अगला सवाल जरा ये देख लीजिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। सर अभी सेक्सुअल तो है बट फ्लावर के अंदर है, हमें देखना। याद रखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ मेल। फ्लावर का डायग्राम अच्छे से करके जाइए, आएगा आएगा आएगा। अगला सवाल देखते हैं ना। कहता है हाँ, करेक्ट सीक्वेंस किसका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। पौधे के अंदर क्या सीक्वेंस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ए सेक्सुअल होता है जहां पे एक ही पार्टनर चाहिए पैदा करने के लिए। सेक्सुअल होता है जहां पे दो लोगों का मिलना जरूरी है। अगला कहता है पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर सीडलिंग और एम्ब्रियो। देख, सीडलिंग का मतलब होता है बीज का बनना। सर बीज तब बनेगा ना जब एम्ब्रियो होगा, तो ये तो गलत हो गया। अगला है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है नर और मादा का मिलन। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पौधों में सर हमेशा गलत नहीं सोचते। पौधों में जब नर और मादा मतलब कि उसका पॉलन ग्रेन ओवरी में जाता है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर कभी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके चिपक जाए ना, पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे जाके चिपक जाए ना, तब हम इसे कहते हैं पॉलिनेशन। तो बस यही है सर, पॉलिनेशन पहला स्टेप तो पॉलिनेशन ही होगा। दूसरा फर्टिलाइजेशन, दैट करेक्ट है कि जब ओवरी के अंदर पॉलन ग्रेन चले जाएंगे तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो बनेगा ना, एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा और उसके बाद सीडलिंग हो जाएगा। वही एम्ब्रियो धीरे धीरे बन के सीड हो जाएगा, फिर जर्मिनेट होगा। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, पहले पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तब एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद सीड का काम होगा। पहले सीड नहीं आ जाती है ना, ये तो बात सिंपल सी है। देखो कहता है एम्ब्रियो के बाद सीड। अरे क्या है भाई, पहले सीड, हे भगवान कैसे हो सकता है। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा, जरा आप मेरी तरफ देखिए। कहता ओह कुछ ज्यादा ऊपर चला गया। कहता है असर्शन एंड रीजनिंग में कहता है इन फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, कुछ कटा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एंड करंट आर म्यूचुअल। हाँ देखिए, फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज कॉल्ड फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल, है ना। ये पता नहीं वो लोग जो लड़के सब नहीं वो गाते रहते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं कौन सा, ये अनाप सिर्फ गाते रहते हैं, उससे पता नहीं कुछ बोलते हैं। ठीक है सर, वो ऐसे भी करते हैं। दिस इज कॉल्ड द फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको दिख रहा हो कैमरे में, देखिए मेरी 3 उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि 90 पे हैं कि नहीं, हाँ या ना। ये सारी उंगलियां 90 पे ही हैं। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी। दीज 3 फिंगर्स आर
90 डिग्री टू ईच अदर। तो फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल में ये तीनों उंगलियां इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं थंब, इसे बोलते हैं पॉइंटिंग फिंगर, इसे बोलते हैं मिडल फिंगर। थंब इसको आप कैसे याद रखेंगे? फादर मदर चाइल्ड, पहले पापा आएंगे फिर मम्मी आई होंगी, फिर इन्होंने कुछ किया है तो बेबी आ गया, क्योंकि ठीक है ना सर। तो यही होता है फादर मदर चाइल्ड। तो फादर, इसको मैंने फादर बोला, फादर से फोर्स, इसको मैंने मदर बोला, मदर से मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोला चाइल्ड, सी से करंट, सी से करंट, ठीक है ना सर। पहला पापा, फादर से फोर्स, मदर मम्मी, मैग्नेटिक फील्ड, सी से करंट, चाइल्ड। अब बस याद रखना, कहता है फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल जो है, फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल जो है वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ये सबके एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, सत्य बात, परपेंडिकुलर है ना। देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। अगला, फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड मेजरिंग द इंड्यूस करंट। रे 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 हमेशा याद रखिए, फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल ना मेजरिंग करंट को मेजर करने के लिए नहीं अप्लाई किया जाता। फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल इसलिए अप्लाई किया जाता है कि हमें पता चले कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अगर कभी किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा हो और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तब फोर्स कहाँ को लगेगी ये हमें बताता फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल। तो ये गलत होगा। ये कहता फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल बताता है इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट बताता है क्या? नहीं सर। क्या बताता है? फोर्स बताता है। क्या बताता है? फोर्स। बोलना सर, एक फोर्स मूवी आई थी, जॉनी अब्राहम साहब थे और जेनेलिया डिसूजा, पता नहीं क्या नाम था, और रितेश देशमुख की पत्नी है, पत्नी कम, ठीक है सर। याद रखेंगे ना, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। मूवी भी मैंने याद दिला दी। तो अगला कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। सर दोनों तो सत्य नहीं हो सकते, सत्य दोनों नहीं हो सकते, ए एंड आर ट्रू नहीं हो सकते, तो गलत हो गया। फिर कहता है बोथ ए एंड आर ट्रू। सर दोनों सही नहीं हो सकते, अभी कितनी बार बोला हूं। कहता है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। हाँ सही है, ए सत्य है, बी मतलब आर असत्य है। तो इसमें तो ये तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कहता है टू डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर इज एडेड टू द एसिड स्लोली। हाँ, मान लीजिए आपके पास कोई सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 ना, उसमें हम धीरे धीरे सर पानी ऐड करते हैं और कुछ नहीं। H2SO4 में आपको ना धीरे धीरे पानी ऐड करना होता है, नहीं तो ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। धीरे धीरे हमने पानी ऐड किया, ठीक है, ये बात हम समझ गए। हाँ, अगला कहता है रीजन क्या है? अ लॉट ऑफ हीट विल बी गिवन आउट इन द डायल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ। कहता है अगर आप धीरे धीरे H2SO4 में पानी डालेंगे ना, H2SO4 में धीरे धीरे पानी डालेंगे ना, तो ढेर सारी हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। ये देखो ए भी सही है, रिलीज होती है हीट। तो कहता है बोथ ए एंड आर करेक्ट। हाँ, दोनों करेक्ट है, बट जो आर इज अ करेक्ट नहीं, आर इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इससे मतलब कि हीट रिलीज होगी, इसके लिए करेक्ट कारण नहीं है सर। ए नहीं, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बी करेक्ट ऑप्शन है कि अगर आप एक चीज और याद रखिए, अगर आपने तेजाब के अंदर पानी डालेंगे तो हीट कम रिलीज होगी, लेकिन अगर आप पानी में तेजाब डालेंगे तो हीट ज्यादा रिलीज होगी। ये याद रख लीजिए, ठीक है सर। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, कहता है आ रिसेप्टर इज स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल इन सेम ऑर्गन दैट परसीव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। हाँ, रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर मतलब जो रिसीव करते। मान लीजिए आपको किसी ने काट लिया आपके हाथ पे, आपको पता चल जाता है ना किसी ने काटा। आपको किसी ने छू लिया पीछे से, आप जा रहे थे, छू लिया तूने, तो किसी ने आपको छू लिया, आपको पता चल जाता है ये कहीं वही हाथ तो नहीं है। आप महसूस होता है ना। आपके मान लीजिए आपके पाँव में चींटी चल रही हो, पता चलती चींटी कहाँ है ना, एक ऐसे मारते हैं, ये ले चींटी, ठीक है सर। तो आपको पता चलता रहता है। हमारे पूरे बॉडी पे रिसेप्टर्स लगे हैं, कहीं पे अगर आपने कुछ भी कार तो नहीं करी ना, तो इसीलिए हमें पता चलता है कि इस जगह इस तरह दर्द है। दर्द भी तो पता चलता है, दर्द कहाँ हो रहा है, तो हमें पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है सरकार? इसीलिए पता चलता है हमें कि पूरे बॉडी पे क्या लगे हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं। इतनी बात सत्य है। अब जरा समझिए, रिसेप्टर इज अ स्पेशलाइज्ड, हाँ, रिसेप्टर जो होते हैं ना, एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इन द सेम ऑर्गन दैट परसीव पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। और वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस क्या होता है?
किसी ने छुआ, ये एक स्टिमुलस हो गया, फिर आप देखेंगे अच्छा आप हो, ठीक है। तो ये बात सही है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगला, डिफरेंट सेंस ऑर्गन हैव डिफरेंट रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग स्टिमुली। कहता है कि डिफरेंट सेंस ऑर्गन, अलग अलग सेंस ऑर्गन के पास अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं क्या, जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। तो ये बोलता है अलग अलग सेंस ऑर्गन के पास अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस ऑर्गन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को। तो क्या होगा जरा इसका मुझे आप बताइए, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तो देखो ये तो सही हो गया, पर इसका कारण सही है कि नहीं, क्योंकि ए सही होने, ए तो सही है, पर क्या बी इसका करेक्ट रीजन है जिसके लिए हम ये बोल रहे हैं। तो अभी आप अगर इसको देखोगे तो समझोगे, उसने ये बी वाले में ये बोला हुआ है कि ये बोला कि डिफरेंट सेंस ऑर्गन हैव डिफरेंट रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग। अब अगर डिफरेंट सेंस ऑर्गन के पास डिफरेंट रिसेप्टर्स होने चाहिए, हाँ करेक्ट बात है। अगर मैं जीभ पे देखूं, जीभ में अलग टाइप के ऑर्गन हैं और अलग टाइप के लगे हुए ताकि हम जीभ का स्वाद ले सकें। स्किन पे अलग टाइप के लगे हैं, इधर कहीं और लगे हैं, हर जगह अलग अलग टाइप के लगे हुए हैं, तभी तो अलग अलग हम सुन पाते हैं कि मतलब सुनने के लिए अलग होगा, सुनने के लिए अलग होगा, देखने के लिए अलग होगा। तो ये भी बात सही है कि डिफरेंट सेंस ऑर्गन हैव डिफरेंट रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग स्टिमुलस। हाँ ये बात सही है, बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सरकार? इसने ये कहा हुआ है कि डिफरेंट के पास डिफरेंट होता है, इससे ये तो नहीं हमें पता चल रहा है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑर्गन्स होते हैं, इससे हमें ये नहीं पता चला। इसने ये कहा कि डिफरेंट के पास डिफरेंट होता है, बट ये नहीं पता चल रहा कि इससे ये स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑर्गन होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं। तो इसीलिए करेक्ट तो है, पर बी इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मैं कहता हूं हर एक, मान लीजिए मैं कहता हूं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बस चलेगी। मान लीजिए जो जॉब करते हैं उनके लिए अलग बस चलेगी, महिलाएं अलग बस चलेगी, और पुरुष हैं उनके लिए अलग बस चलेगी, जो लड़के हैं उसके लिए अलग बस चलेगी। मैंने कहा अलग बस चलेगी, पर मैंने ये नहीं कहा कि किसी के लिए कोई स्पेशल बस चलेगी। ये बात है, इसमें भी यही कह रहा है कि अलग अलग के लिए अलग अलग होते हैं, पर पहले में कहा उसने स्पेशलाइज्ड। तो करेक्ट तो दोनों, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला सवाल सर कहता है फर्स्ट टॉपिक सर आपको पता होगा 3 टाइप के टॉपिक लेबल होते हैं, कैसे ऐसे करते हैं, पहला दूसरा तीसरा करके आता है ना टॉपिक लेबल्स, अगर आपने देखा होगा तो। कहता फर्स्ट टॉपिक लेबल इन अ फूड चेन इज ऑलवेज ग्रीन। हाँ सरकार, फूड चेन में जो प्राइमरी लेबल होता है, बेसिक लेबल होता है, वो ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं। ये बात एकदम तथागत है। कैसा होते हैं? ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं। और अगला कहता है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ये भी बात सही है भाई साहब, ग्रीन प्लांट्स को ही तो प्रोड्यूसर बोलते हैं, ग्रीन प्लांट्स को ही प्रोड्यूसर बोलते हैं, करेक्ट बात है। तो कहता है दोनों बात सही। कहता है ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, गलत। ए इज फॉल्स, ये भी गलत। कहता है ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट, ये भी गलत है सर। यही होगा कि ए एंड बी आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ये बात याद रहेगी सरकार। तो ये आपके 20 एमसीक्यू थे, आप इसे देखिए। अभी अगली वीडियो में केस स्टडी और डायग्राम लेके आता हूँ, मिलता हूँ आपसे। तब तक इसे आप माहौल जचाइए, ठीक है सर। पूरा वीडियो देखने का, हो सके तो सब्सक्राइब भी करने का।